हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो यहाँ पे देखिए बात, पूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। पहला रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन को RD से और स्टेरेडियन को SR से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं एक बार बता दूं कि जो क्लास 11th का जो पहला चैप्टर था उसका जो नोट्स है आपके पार्ट 2 की वीडियो में आ गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। क्या बताया मैंने कि क्लास 11th का जो पहला चैप्टर था भौतिक जगत, जो भौतिक जगत पहला पार्ट का नाम था, उसका जो नोट्स है वह पार्ट 2 की वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आ गया है। उसे आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं आगे के टॉपिक को हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है बड़ी दूरियों को मापना। बड़ी दूरियों को मापना। बड़ी दूरियों को मापना यानी कि जो पृथ्वी है और चंद्रमा है दोनों की बीच की दूरी कितनी है, इसको हम कैसे मापते हैं। तो क्या हो गया हमारा बड़ी दूरियों को मापना। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए, तो इसके लिए में दो विधियां हैं। पहला लंबन विधि और दूसरा चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास, इन दो चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बड़ी दूरी को कैसे मापेंगे हम? पहला हो गया लंबन विधि, दूसरा हो गया चंद्रमा का व्यास। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लंबन विधि देखेंगे। लंबन विधि क्या है? लंबन विधि, तो इसको एक उदाहरण द्वारा समझिए। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। अपने सामने एक पेन लीजिए, ये अपने सामने एक पेन लीजिए और उसको बाईं आँख से देखिए और दाईं आँख को बंद कर लीजिए। बाईं आँख से देखिए और दाईं आँख को बंद कर लीजिए। उसके बाद फिर बाईं आँख से देखिए और देखिए एक बार बाईं आँख से देखिए दाईं आँख को बंद करके, दाईं आँख को बंद करके। एक बार दाईं आँख से देखिए बाईं आँख को बंद करके, बाईं आँख को बंद करके। तो आपको क्या दिखता है कि जो पेन है कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर होती रहती है। तो मतलब उसमें क्या हो रहा है? आभासी विस्थापन हो रहा है। आभासी विस्थापन हो रहा है। मैंने क्या बताया आपको कि अपने सामने एक पेन लीजिए, उसको एक बार बाईं आँख से देखिए दाईं आँख को बंद करके और एक बार दाईं आँख से देखिए बाईं आँख को बंद करके। तो आपको उस पेन में एक आभासी विस्थापन दिखता है। एक आभासी विस्थापन दिखता है। वही जो आभासी विस्थापन है वही क्या कहलाता है? हमारा लंबन। वही क्या कहलाएगा? हमारा लंबन। क्लियर हो गया? जो आभासी विस्थापन होगा वही हमारा लंबन कहलाएगा। आपकी किताबों में बहुत ज़्यादा हार्ड दिया है, तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। क्लियर हो गया?
तो पेन में आभासी विस्थापन होता है, तो उस जिसे लंबन कहते हैं। क्लियर। मान लीजिए आपकी दो आंखें ये है, ए और बी, ए और बी, किसी वस्तु ओ को देख रही हैं, तो ये इनको देख रहे हैं, ये इनको देख रहे हैं। क्लियर। जो ए बी है इसको हम क्या कहेंगे, आधार दूरी। ए बी को हम क्या कहेंगे, हम आधार दूरी। क्लियर। और जो इसके बीच में कोण बन रहा है इसको कहेंगे हम थीटा। जो इसके बीच में कोण बन रहा है उसे हम कहेंगे थीटा। आधार दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से। और जो बिंदु ए और बिंदु बी है, बिंदु ए और बिंदु बी है, उसे हम प्रेक्षण बिंदु कहते हैं, उसे हम प्रेक्षण बिंदु कहते हैं। मान लीजिए आपके दो नेत्र हैं ए व बी। अब उसको किसी वस्तु को एक ओ को देखना है, तो उसमें जब एक आंख को बंद करेंगे दूसरी आंख से देखेंगे, दूसरी आंख को बंद करेंगे पहली आंख से देखेंगे, तो उसमें कुछ विस्थापन होगा और उसके बीच में कुछ कोण बनेगा। उसी कोण को हम क्या कहते हैं, लंबन कोण। लंबन कोण कहते हैं, लंबन कोण कहते हैं। और ए तथा बी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आधार दूरी। और जबकि बिंदु ए तथा बी को हम क्या कहते हैं, प्रेक्षण बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को कैसे निकालते हैं हम। ठीक है। तो मान लीजिए कोई पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की कोई सतह है, लिख दे रहा हूँ मैं आपको, पृथ्वी की सतह है। इतना क्लियर हुआ। और मान लीजिए कोई ये चंद्रमा है। ठीक है। अब पृथ्वी की सतह पर स्थित किन्हीं दो प्रेक्षण बिंदु से इसे देखा जा रहा है। पृथ्वी पर उपस्थित किन्हीं दो प्रेक्षण बिंदुओं से देखा जा रहा है। नाम दे दीजिए इसका ए बी, और इसको नाम दे दीजिए ओ, वही सेम। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगा, डी होगा। ए तथा बी के बीच की दूरी डी, या आप कह सकते हैं बी कर दीजिए, इसको डी कर दिए, बी करिए, चाहे जो करिए, बस आधार दूरी को बी मानिए। क्लियर। और प्रेक्षण बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी को मान लीजिए डी, कैपिटल डी। क्लियर। बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी को मान लीजिए कैपिटल डी। और अब देखिए यहाँ पर ये जो ए तथा बी के बीच की दूरी ये है, ये इसकी लेजर इंग्लिश से बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए ये कौन से इंग्लिश से करूँ, ये तो ये क्या है हमारा चाप, ये क्या है हमारा चाप। इसको हम एल से प्रदर्शित कर देते हैं कि इतनी दूरी क्या है हमारी, एल है। क्लियर हो गया इतना। और इसके बीच में थीटा कोण बन रहा है जिसे लंबन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो यल होगा वह बी के लगभग बराबर होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो व्यास है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें अगर थोड़ा सा चाप आ जाए तो वह लगभग उसके बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया, यल लगभग बराबर है बी के, यल लगभग बराबर है बी के। यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में लगभग, लगभग लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है। और हम इसके बाद जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पर क्या है, थीटा कोण है, थीटा कोण है। तो यहाँ पे कोण क्या होगा, थीटा हो गया। चाप क्या है हमारा, यल, यल हो गया। त्रिज्या क्या है हमारा, डी, ये त्रिज्या है, ये डी हो जाएगा, डी। तो थीटा बराबर क्या हो गया, यल अपान कैपिटल डी। क्लियर। चलिए
अगर यहाँ से अगर हम डी का मान निकालते हैं, रुकिए हम इसको अगले पेज पे चलते हैं। चलिए यहाँ से अगर हमें क्या हुआ, थीटा बराबर क्या हुआ प्राप्त हुआ, यल अपान डी, ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ से अगर हम, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान थीटा, और यल बराबर हमने क्या माना था, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यल को माना था बी हमने, तो बी अपान क्या हो जाएगा, थीटा। डी बराबर क्या होगा, बी अपान थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चूंकि यल लगभग बराबर है बी के। क्लियर। तो चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले जो यल लगभग बराबर है बी के, क्योंकि जो पृथ्वी का व्यास है वह बहुत ही बड़ा है और चाँप क्या है उसके एकदम नज़दीक में है, तो ये लगभग क्या होगा, बराबर होगा। और इसके बाद हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप यहाँ पर क्या है, यल है, और त्रिज्या क्या है हमारा, ये इसकी बीच की दूरी यही तो है, अरे यही तो है चाप। ये थीटा हो गया लंबन कोण, ये चाप हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, चाप हो गया। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण क्या है, थीटा, चाप क्या है, यल, और त्रिज्या क्या है हमारा, आर बराबर डी। त्रिज्या क्या है हमारा, डी हो गया। क्लियर इतना। चलिए उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से अगर हम डी का मान निकालें, क्योंकि हमें बीच की दूरी तो ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए हमें इसके बीच की दूरी तो ज्ञात करनी है ना, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो चौथा देखिए यहाँ पर ये, तो डी बराबर क्या हो गया, यल अपान थीटा हो गया। डी बराबर क्या हो गया, यल अपान थीटा। चूँकि हमने यल लगभग बराबर बी के माना था, तो डी बराबर क्या आ गया, बी अपान थीटा आ गया। जहाँ पर डी क्या है, प्रेक्षण बिंदु तथा चंद्रमा की बीच की दूरी, और स्मॉल बी क्या है, आधार दूरी है, और थीटा क्या है, उनके बीच बना कोण है। क्लियर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए अब अगला, इसमें जो लंबन विधि में कुछ और बचा है कि जो लंबन विधि द्वारा बहुत अधिक दूरी नहीं मापी जा सकती है, लगभग 100 प्रकाश वर्ष की तक दूरी ही मापी जा सकती है। 100 प्रकाश वर्ष, 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी नहीं मापी जा सकती है, से अधिक की दूरी नहीं मापी जा सकती है। इस विधि का जो लिमिट है वह 100 प्रकाश वर्ष है। अगर हम उसको 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर स्थित किसी चंद्रमा या ग्रह या उपग्रह को मापते हैं तो वह काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा बता देता हूँ मैं, जब बात आ ही गई है तो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 9.467 गुणे 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, मतलब एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करता है वह 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। तो जो लंबन विधि है वह 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी को नहीं माप पाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो, नहीं है। चलिए अब दूसरी विधि है चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, इतना तक क्लियर है पूरा ना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए यहाँ पर रुकिए, ज्ञात करना बोलते बोलते क्या लिख दिए, ज्ञात करना। क्लियर। चलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति इस बिंदु पर खड़ा है, इसको मान लीजिए हम ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, और ये क्या है, चंद्रमा है। क्योंकि थोड़ा और बड़ा बना दूँ, ये क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, कोई बिंदु, कोई व्यक्ति है जो पृथ्वी की सतह पर खड़ा है और वह चंद्रमा को देख रहा है। क्लियर हो गया।
अब इसके आगे जो आता है, मान लीजिए चंद्रमा, ये क्या हो गया, चंद्रमा का व्यास डी हो गया, चंद्रमा का व्यास डी हो गया, और उसकी ए से दूरी हम मान लेते हैं कैपिटल डी है। उसकी इसके बीच की दूरी मान लीजिए, इसको सी डी मान लीजिए, सी नहीं रहने दीजिए, कुछ मत मानिए, ठीक है। और इसके बीच में थीटा कोण बन रहा है, इसके बीच में थीटा कोण बन रहा है, और ये क्या है, हमारा प्रेक्षण बिंदु है। ये क्या है, हमारा प्रेक्षण बिंदु है। क्लियर हो गया। ये क्या है, हमारा प्रेक्षण बिंदु है। आपकी बुक में बहुत ही हार्ड लेवल का दिया गया है, तो आप उसे शायद ना समझ पाएँ, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अब हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे ये थीटा बन रहा है, तो थीटा है, तो कोण बराबर क्या, कोण क्या है हमारा, थीटा ही तो है। चाप क्या है हमारा, अब देखिए जो चाप है, क्योंकि देखिए वृत्त का सबसे बड़ा चाप उसका व्यास होता है, वृत्त का सबसे बड़ा चाप उसका व्यास होता है, इसलिए चाप के स्थान पे क्या लिख दीजिए, डी लिख दीजिए। और त्रिज्या क्या है हमारा, इसके बीच की दूरी डी मान लीजिए, डी। चलिए क्लियर इतना। अब हमें इसका व्यास ज्ञात करना है, क्योंकि हेडिंग क्या है हमारा, चंद्रमा का व्यास। तो यहाँ से अगर हम डी का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा, देखिए थोड़ा सा थीटा नहीं बन गया, फाई बन गया। चलिए थीटा इंटू डी, जो चंद्रमा का व्यास हो गया, थीटा इंटू डी। डी क्या है हमारा, चंद्रमा का व्यास है, थीटा क्या है, वो हो गया लंबन कोण हो जाएगा, क्लियर। और डी क्या है हमारा, त्रिज्या हो जाएगा, प्रेक्षण बिंदु से उसके व्यास के बीच की दूरी हो जाएगा, क्लियर। चलिए अभी तो हमारा जो बड़ी दूरिया का मापन है वो ख़त्म हो चुका है, इसका द एंड हो गया। अब इसके बाद आता है लंबाई का छोटा बड़ा मात्रक, लंबाई का छोटा बड़ा मात्रक, छोटा बड़ा मात्रक, लंबाई का छोटा बड़ा मात्रक। तो सबसे पहले आएगा हमारा डेसीमीटर। पहले हम छोटा मात्रक देखेंगे, उसके बाद बड़ा। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। एक, आप इसे नोट करते चलिए, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻3 मीटर। अभी हम छोटे मात्रकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, बाद में बड़े मात्रकों के बारे में देखेंगे। चलिए अगले पेज पर, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। इसके बाद आता है 1 नैनोमीटर। इसको आप लर्न कर लीजिए पूरे अच्छी तरीके से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके दिए जाएंगे, उसको आप मीटर में बदलना पड़ेगा आपको उसको, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻⁻9 होगा, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹मीटर। अब उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉन बराबर, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर, हो गया। उसके बाद आता है 1 एक्सरे मीटर बराबर, एक्सरे मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻13 मीटर।
10⁻13 मीटर। क्लियर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम। अब इसके बाद आता है एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। क्लियर। अब चलिए हम थोड़े बड़े मात्रकों के बारे में देखते हैं। तो बड़े मात्रक को मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 डेकामीटर बराबर 10⁻1 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। अब धीरे धीरे हम बड़ी मात्रकों की ओर चल रहे हैं। तो 1 डेकामीटर बराबर 10⁻1 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10⁻2 मीटर यानी कि 100 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर यानी कि 1000 मीटर। क्लियर। चलिए 1 मेगामीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। अब आता है 1 खगोलीय मीटर। 1 खगोलीय मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। 1 खगोलीय मीटर बराबर 10⁻10 मीटर। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। क्लियर। अब उसके बाद आता है 1 पारसेक बराबर 1 पारसेक बराबर 3.084 गुणे 10⁻16 मीटर। अब ये हमारा खत्म हो गया लंबाई का छोटा बड़ा मात्रक। अब इसके बाद हम देखेंगे समय का, उसके बाद द्रव्यमान का देखेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे समय का। तो अब क्या करेंगे हम, समय का छोटा बड़ा मात्रक। समय का, अब इसके बाद अगला आता है समय का छोटा बड़ा मात्रक। तो पहला क्या हुआ हमारा, पहले छोटा मात्रक देखेंगे। एक मिली सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻³ सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻³ सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻⁻6 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ और 1 माइक्रो बराबर 10⁻6। उसके बाद आता है 1 नैनो। 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 सेकेंड। 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 पीको सेकेंड बराबर कितना होता है, 10⁻12 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻3। 1 माइक्रो बराबर 10⁻6। 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻9 सेकेंड होता है। 1 पीको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद आता है 1 सेक सेकेंड। 1 सेक सेकेंड बराबर
10⁻⁸ ये छूट रहा था। 1 सेकंड बराबर 10⁻⁸ अब चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं बड़े मात्रकों पर। तो पहला आता है 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। अगर सेकंड में बदलें तो कितना आएगा हमारा 3600, या आएगा 3.6 गुणे 10⁻³ सेकंड। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर कितना 3600 सेकंड, या इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁻³ सेकंड। क्लियर हो गया। अब एक दिन बराबर कितना सेकंड होता है, एक दिन बराबर क्या होता है 24 घंटा। 24 घंटे को अगर हम बदलें सेकंड में तो 24 गुणे 60 गुणे 60, इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आएगा 86,400, यानी कि कुछ 8.64 इंटू 10⁵ सेकंड आएगा। क्लियर, सेकंड में आएगा ये। चलिए अब आते हैं, पहले हमने 1 घंटा देखा, एक दिन, अब 1 वर्ष देखेंगे। 1 वर्ष बराबर, 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं उसको देखेंगे। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक दिन में कितने घंटे 86,400। तो 1 वर्ष में 365 है, तो 365 गुणे 86,400 हो जाएंगे। तो यानी कि बराबर कितना 3.15 गुणे 10⁻7 सेकंड आ जाएगा। 1 वर्ष बराबर 3 गुणे 3.5 गुणे 10⁻7 सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं द्रव्यमान का छोटा बड़ा मात्रक। छोटा बड़ा मात्रक, द्रव्यमान का छोटा बड़ा मात्रक। तो सबसे पहले छोटा देखेंगे। चलिए, पहला होता है 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 1 नैनोग्राम कर सकते हैं, नैनोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान को माप रहे हैं ना, तो ग्राम में क्या हो जाएगा 10⁻⁹ ग्राम। क्लियर। अब 1 माइक्रोग्राम बराबर 1 माइक्रोग्राम बराबर, इसको आप याद कर लीजिएगा 10⁻⁶ ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 10⁵ ग्राम, या 100 किलोग्राम। क्लियर। उसके बाद अगला, तो 1 टन बराबर क्या होगा, 1 टन बराबर कितना होता है 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है। और इसको अगर हम ग्राम में बदलते हैं तो 1 क्विंटल में कितना ग्राम 10⁵5, तो 10 क्विंटल में 10⁵5 ग्राम, यानी कि 10⁶ ग्राम। या इसको हम कह सकते हैं 1 टन में कितने कुंतल होते हैं 10 कुंतल होते हैं, और 1 कुंतल में कितने किलोग्राम 100, तो ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम। क्लियर। चलिए, तो चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना माइक्रोन होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना माइक्रोन, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना माइक्रोन होता है। तो अब इसको हल करते हैं हम। तो हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, और 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है।
-6 मीटर होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम माइक्रोन, अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 10⁻6 माइक्रोन होगा, 10⁻6 माइक्रोन। तो अब यहाँ से 1 मीटर बराबर कितना है, 10⁻6 माइक्रोन। अब 9.467 मीटर, 10⁻5 मीटर में कितने होंगे, तो 9.467 गुणे 10⁵5 मीटर बराबर कितने माइक्रोन होंगे, 9.467 गुणे 10⁵15, ये ठीक है, गुणे 10⁻6 माइक्रोन होंगे। क्योंकि देखिए 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, तो 9.467 गुणे 10⁵15 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो उससे गुणा हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9.467 गुणे 10⁵15 मीटर बराबर कितने माइक्रोन, 9.467 गुणे 10⁵15 गुणे 10⁻6। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 9.467 गुणे 15×6 = 21 माइक्रोन आएगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने माइक्रोन, 9.467 गुणे 10⁻21 माइक्रोन होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही देते हैं। तो आज ये आपका जो सिलेबस है वो द एंड हो गया है, और इसके अगले वीडियो में हम आपको इसके जो एक्सरसाइज हैं वो आपको कराएंगे, और इसका जो नोट्स है वो मैं आपको 2-3 दिन में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लियर हो गया। तो न्यूमेरिकल होगा अगली वीडियो में। चलिए।